हेलो गाइस। आज हम लोग एक नए डिजीज के बारे में देखेंगे जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग कहते हैं टीबी। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो ट्यूबरकुलोसिस एक कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस क्या है? कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये क्या है? कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, कंटेजियस मीन्स ये फैलने वाला इन्फेक्शन है। एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैलने वाला इन्फेक्शन है। और ये किस चीज़ के वजह से, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से। ओके, तो ये एक ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया के वजह से होता है और ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंटेजियस। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द बैक्टीरिया। सो ये जो बैक्टीरिया है, जो ट्यूबरकुलोसिस कोज करते हैं, इसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉजेस। फर्स्ट हम लोग देखेंगे तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ये बैक्टीरिया है जो टीबी कोज करता है। ओके, अब ये बैक्टीरिया जनरली आपको देखने में कैसा होगा? रोड शेप। ओके, ये कैसा होगा? रोड शेप। ओके, और इसका अराउंड आपका जो डायमीटर होगा, इसका जो लेंथ होगा, ये होगा आपका अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक का इसका लेंथ होगा। ओके, एंड ये एक वेसिलाई है। ओके, ये एक वेसिलाई कैटेगरी का बैक्टीरिया है। प्लस दूसरा चीज क्या याद होना है? ये एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ये एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अब एसिड फास्ट क्या होता है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो डाई को होल्ड कर रख सकता है। ओके, अब डाई को होल्ड कर रख सकता है मतलब इसका मतलब क्या है? ओके, तो समझ लीजिए, मान लीजिए एक ये आपका एक स्लाइड है। ओके, अब इसमें कुछ बैक्टीरिया थे। मान लीजिए स्लाइड में बैक्टीरिया थे। ओके, अब इसको हम स्टेन करेंगे। ओके, अब हम इसको स्टेन करेंगे। किस चीज से स्टेन करेंगे? इसको हम स्टेन करेंगे, एक डाई है जिसका नाम क्या है? झील नेल्सन डाई। ओके, झील नेल्सन स्टेन। ओके, अब इस चीज से हम इसको स्टेन करेंगे। अब इसको स्टेन करने के बाद हम एसिड या अल्कोहल से इसको धुलाई करेंगे, धोएंगे। ओके, इसको साफ करेंगे, एसिड या अल्कोहल से साफ करेंगे। जब एसिड या अल्कोहल से साफ करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे ब्राइट रेड कलर का मार्क्स दिखाई देगा। अब ये मार्क्स कुछ नहीं है, ये मार्क्स है हमारा बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, ये झील नेल्सन स्टेन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एब्जॉर्ब करके क्या करता है? जब हम एसिड या अल्कोहल से इसको इस स्टेन को वॉश करेंगे तो ये पूरा निकल जाता है। बस बैक्टीरिया जो कि एब्जॉर्ब किया हुआ है वो उसके अंदर से नहीं निकल पाता है। तो वो क्या करता है? ब्राइट रेड कलर में आपको दिखाई देगा इन ब्लू बैकग्राउंड। ओके, जो बैकग्राउंड रहेगा इसका, ये ब्लू बैकग्राउंड रहेगा। ये ब्लू बैकग्राउंड रहेगा। और उसके कंट्रास्ट में ये लाल कलर का जो आपको दिखाई देगा, यही होगा आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये ब्राइट रेड कलर में आपको दिखाई देगा। ओके, सो इसी की तरह और एक स्टेन है, फॉर योर नॉलेज मैं बता देता हूँ आपको। और एक स्टेन है जिसको हम लोग कहते हैं किन्योंग मेथड। ओके, किन्योंग
मेथड, इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? किन्योन, YOUN, किन्योन मेथड। ओके, इस मेथड में भी हम जब स्टेन करते हैं, किन्योन स्टेन करते हैं, तो हमें जो बैक्टीरिया का कलर होता है, बैक्टीरिया हमें ब्राइट रेड कलर में दिखाई देंगे, लेकिन इसमें बैकग्राउंड आपका ब्लू नहीं होगा। बैकग्राउंड ब्लू होने की जगह आपका बैकग्राउंड होगा ब्राइट ग्रीन। ओके, ग्रीन बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा, इसमें ग्रीन बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा। अब इसमें कुछ फ्लोरोसेंस, अब इसमें नेक्स्ट ये जानना है कि अब ये फ्लोरोसेंस टेक्निक्स भी इसमें यूज किया जाता है। ओके, फ्लोरोसेंस मेथड लाइक ओरामेन, रोडामिन डाई भी यूज किया जाता है ये बैक्टीरिया को विजुअलाइज करने के लिए। कौन सा? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्लोरोसेंट मेथड भी यूज किया जाता है यूजिंग योर ओरामाइन, रोडामाइन डाइन। तो ये ओरामाइन, रोडामाइन डाइन के यूज से भी, फ्लोरोसेंस टेक्निक है, इससे भी आप बैक्टीरिया को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें ये जानना है कि ये तो पहला तो हो गया आपका रोड सेप होता है, दूसरा बेसिलाई होता है, तीसरा होता है आपका ये एसिड फास्ट, चौथा होता है ये स्ट्रिक्टली एरोब्स है। दीज आर स्ट्रिक्टली एरोब्स, दैट मीन्स ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो दिस आर द फोर थिंग। यहाँ एक चीज देखने वाली ये चीज है कि ये एसिड फास्ट क्यों है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, ये क्या से बना होता है? तुम्हारे माइकोलिक एसिड से। ओके, माइकोलिक एसिड से। ये माइकोलिक एसिड ये क्या करता है? तुम्हारा जो भी स्टेन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इसलिए ये स्टेन आपको ब्राइट रेड कलर का आपको एब्जॉर्ब करने के बाद दिखाई देगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन दी सेल वॉल। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे, इसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे होता है? Transmission. So transmission is generally through number one is your inhalation. Inhalation means आप जब कोई भी चीज को अंदर लेते हो, सांस के थ्रू आप अंदर लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? इनहेलेशन। नंबर टू इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स जब आप कोई भी चीज को खाते हो या पीते हो, इंजेक्शन। नंबर थ्री योर इनोकुलेशन। and number four is your transplacental. Okay, transplant inoculation and transplacental. ओके, तो ये जो तीनों रूट है, इनहेलेशन हुआ या इनोकुलेशन हुआ या ट्रांसप्लासेंटल हुआ, ये बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयर है। ओके, जो सबसे कॉमन चीज है, 99% जो चीज है वो होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन के वजह से ही क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस कोज होता है। तो ये क्या है? 99% ऑफ चांसेस देयर इनहेलेशन, थ्रू इनहेलेशन रूट ओनली ये क्या होता है? ये तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस तुम्हारे अंदर जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन कैसे होता है। ओके, तो हम आप लोग को 4 केसेस देंगे है। ओके, तो फर्स्ट केस इसमें ये है कि मान लो आपके घर में किसी को टीबी है। ओके, और वो आपके सामने खांसा, और उसके जब वो खाता तो उसमें से ड्रॉपलेट्स गिरा। ड्रॉपलेट्स आप तक नहीं पहुंच पाया। ओके, ड्रॉपलेट्स आप तक नहीं पहुंच पाया। तो ये जो फर्स्ट सिनेरियो है, इसमें ड्रॉपलेट्स आप तक नहीं पहुंच पाया, तो एल्वेलाई आपका एकदम नीट एंड क्लीन होगा। एल्वेलाई में कोई भी
इन्फेक्शन नहीं है। ओके, सेकेंड केस में आपको खांसा और वो ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच गया और आप उसको एनगल्फ कर लिए और वो आपको थ्रो नेजल रूट थ्रो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो आपके अल्वेलाई तक पहुंच गया। ओके, तो ये है आपका अल्वेलाई और वो आपके अल्वेलाई तक पहुंच गया। तो मैं इसके लाल कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ। ओके, जो आपके अल्वेलाई तक पहुंच गया। अब जब वो अल्वेलाई तक पहुंच गया तब यहाँ क्या होगा आपका मैक्रोफेजेस। ओके, एक ऐसा सेल जो इसको खा जाएगा। ओके, ये क्या है बॉडी का इम्यून सेल, इसे क्या कहते हैं इम्यून सेल। ये मैक्रोफेजेस को खा गया। ओके, ये हो गया दूसरा केस। नाउ लेट्स सी दी थर्ड केस। अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस में मान लो ये आपका अल्वेलाई है। ओके, ये आपका अल्वेलाई है एंड इसमें आपका ये है बैक्टीरिया, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। अब अल्वेलाई इसमें आपको मैक्रोफेज ने तो खाया तो है लेकिन ये आपके मैक्रोफेज के अंदर ही है। ओके, ये अभी तक जिंदा है। सेकेंड केस में क्या था आपका सेकेंड केस में क्या था आपका सेकेंड केस में मैक्रोफेज ने खा दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बैक्टीरिया को। थर्ड केस में मैक्रोफेज ने खाया लेकिन मैक्रोफेज के अंदर ही वो है, अभी वो मरा नहीं, वो जिंदा है। ओके, नाउ थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस में क्या है आपका थर्ड केस में आपका यहाँ बहुत सारा बैक्टीरिया अंदर में आ गया है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तुरंत से। ओके, बहुत सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। एक दो को मैक्रोफेज ने खा गया है लेकिन मैक्रोफेज का यहाँ पे आना आ भी रहे हैं मैक्रोफेज बहुत सारा, लेकिन आपका ऑलरेडी आपके लंग्स में बहुत सारा डिवाइड हो गया है। ओके, तो इस जो लास्ट कंडीशन है इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। ओके, एक्टिव इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन। ओके, एक्टिव इन्फेक्शन इसको कहते हैं। और ये नंबर 2 एंड नंबर 3 वाला केस है। ओके, नंबर 2 एंड नंबर 3 वाला जो केस है ये दोनों को हम लोग कहते हैं, ये दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन। ओके, तो ये है डिफरेंस क्या है आपका एक्टिव इन्फेक्शन और लेटेंट इन्फेक्शन का, ये है आपका डिफरेंस। और अराउंड आपके 95% ऑफ टाइम्स देर विल बी लेटेंट इन्फेक्शन। जो 95% ऑफ टाइम्स होता है वो लेटेंट इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलोसिस में। और जो 5% और जो 10% है वो होता है आपका एक्टिव इन्फेक्शन। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ये कैसे ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो फर्स्ट आपका बेसिलाई अंदर घुस गया टीबी वाला। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। ओके, तो हम ये एक्टिव इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। अब इसको यहाँ पे क्या होगा मैक्रोफेज आएगा और इसको क्या करेगा एनगल्फ करना शुरू करेगा। ओके, एनगल्फ करना शुरू करेगा। तो अब ये क्या होगा मैक्रोफेज के अंदर भी ये मल्टीप्लाई होना शुरू करेगा। ओके, तो इस तरह से क्या होगा मैक्रोफेज भी तुम्हारा इन्फेक्ट हो जाएगा। मैक्रोफेज भी क्या हो जाएगा इन्फेक्ट हो जाएगा। अब ये मैक्रोफेज इन्फेक्ट होने के बाद में क्या होगा ये जो सामने वाला मैक्रोफेज है उसको भी वे इन्फेक्ट कर देगा। जितना भी मैक्रोफेज इन्फेक्ट कर दिया और ये सब जब सामने एक साथ में सामने आने लगेगा। ओके, ये सब क्या होगा एक साथ में सामने आने लगे। जितना भी इन्फेक्टेड मैक्रोफेज है ये सब एक साथ में एकजुट होने लगेगा। ओके, और ये ज्यादातर कहाँ पे होता है आपका डिस्टल पार्ट में, ये नियर दी आपका ये लोब्स के सामने में होगा। ओके, ये एरियाज में। ओके, ये एरियाज में आपको मैक्रोफेज आपको जमा होने लगेगा। ओके, और ये लंग को इन्फेक्ट करने लगेगा। ओके, ये सब एरिया में आपको जमा होने लगेगा और लंग्स को इन्फेक्ट करने लगेगा। और इसको हम कहते हैं, अगर इसको आप अगर हम जूम करके देखें ओके तो क्या होगा ये इसको जूम करके देखें तो ये इसको क्या करेंगे जूम करके देखेंगे तो ऐसा होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग जनरली
इसको कहते हैं हम लोग ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा। और इसको जब जूम करेंगे और हम उसको क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको चीज के जैसा दिखाई देगा। चीज जो हम खाते हैं वो चीज के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इस टाइप, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस। ओके, केसियस के मीनिंग ही होता है चीज। तो जब इसका ग्रेनुलोमा का हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये आपको चीज की तरह दिखाई देगा। ओके, और ये जब ग्रेनुलोमा एक समय ऐसा आएगा जब एकदम बड़ा हो जाएगा। ओके, ग्रेनुलोमा क्या हो जाएगा, एकदम जब बड़ा हो जाएगा और पैथोलॉजिस्ट उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। ओके, पैथोलॉजिस्ट ऑब्जर्व कर पाएगा तो उसको हम तब क्या करेंगे, मान लीजिए ये ग्रेनुलोमा का एरिया है, पैथोलॉजिस्ट को ऑब्जर्व कर पा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, गोन्स फोकस। क्या कहेंगे हम इसको, गोन्स फोकस। गोन्स फोकस। ओके, और जब गोन फोकस आप पैथोलॉजी ऑब्जर्व करेगा और अगर मान लीजिए उसके बाद इस स्टेज के बाद भी अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं हुआ और ये इन्फेक्शन अनकंट्रोल्ड हो गया तो ये जो इन्फेक्शन है ये क्या करेगा, लिम्फ नोड में, आपका सामने में जो लिम्फ नोड है उसमें चला जाएगा और लिम्फ नोड को भी इन्फेक्ट करेगा। मान लीजिए ये आपका इन्फेक्टेड एरिया है। ओके, इन्फेक्टेड एरिया है जो कि क्या है, मैक्रोफेजेस। ओके, तो आपको मालूम होगा कि मैक्रोफेजेस का काम क्या है, आपका मैक्रोफेजेस को काम है पैथोजन को मारकर और पैथोजन को कहाँ पहुंचा देता है, ये लिम्फ के अंदर पहुंचा देता है। ओके, लिम्फ नोड के अंदर पहुंचा देता है। तो मान लो ये है लिम्फ नोड। ओके, अब क्या होगा, ये मैक्रोफेज, ये है तुम आपका मैक्रोफेज का ग्रुप पूरा, मैक्रोफेज आएगा लिम्फ नोड पे चला जाएगा और उसके बाद ये लिम्फ नोड को भी क्या करेगा, तुम्हारा इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। ओके, लिम्फ नोड को भी इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। और ये ग्रेनुलोमा है और मान लीजिए ये लिम्फ नोड है। ओके, ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमा एंड आपका रीजनल लिम्फ नोड। ओके, रीजनल लिम्फ नोड, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं घोन कॉम्प्लेक्स। ओके, घोन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये जितना भी हुआ आपके एक्सपोजर से लेकर, ओके, जो भी इन्फेक्शन जो भी आपको मैंने अभी बताया इसे कहते हैं हम प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, ये है प्राइमरी इन्फेक्शन। अब प्राइमरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होने के बाद आपका जो भी इन्फेक्शन है ये कौन से स्टेज में चला जाता है, आपका लेटेंट स्टेज में चला जाता है। लेटेंट स्टेज में चला जाता है। ओके, एंड ये लेटेंट स्टेज में आपको 90%, ये कितना होता है, 90% आपका लेटेंट स्टेज में, ट्रीटमेंट के बाद 90% लेटेंट स्टेज में आपका चला जाता है। और इस टाइप के आदमी में आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आएगा। लेटेंट स्टेज में आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आएगा। ओके, लेकिन 5% जो होता है, 5% लोगों में, 5% लोगों में देर विल बी ए लोकल प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, देर विल बी लोकल प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स 5% लोग में ऐसा होगा ट्रीटमेंट होने के बाद भी ये क्या होगा, आपका जो डिजीज है वो बढ़ता जाएगा। ओके, और ये आपका जो गोन फोकस है, आपका जो गोन फोकस जो है वो क्या होगा, बिकम्स लार्जर। ओके, वो गोन फोकस आपका बड़ा होते जाएगा। गोन फोकस आपका बड़ा होता जाएगा और अगर ऐसा होता रहा तो ये क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया कोज करेगा आपको। क्या, ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया। ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया ये आपका कोज करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे जगह भी फैलने लगे, थ्रो लिम्फ नोड एंड थ्रो ब्लड वेसल्स, ये आपका दूसरा जगह भी फैलने लगे, जैसा कि आपका लीवर हो गया, ओके, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया,
ये अलग जगह भी धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो इस स्टेज को कहते हैं डिसिमिनेटेड डिजीज। ये क्या होगा, अलग जगह आपके अलग अलग ऑर्गेन्स में आपका ये इन्फेक्शन कोज करने लगेगा, जैसा कि आपका ब्रेन हो गया, ओके, आपका किडनीज हो गया, लीवर हो गया, ओके। तो सब एरिया में ये आपका लंग्स में पूरी तरीके से ये इन्फेक्शन कोज करने लगेगा। जब बहुत सारे ऑर्गेन में ये आपका डिजीज कोज करने लगता है, तो उस टाइप के हम लोग टीबी को, उस स्टेज में हम लोग टीबी को कहते हैं मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी, तो याद रखिए ये आपका 5% ही होता है। जब आपका डिजीज गोन फोकस जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और उसमें से आपका इन्फेक्शन, उसमें से जो बैक्टीरिया निकल कर आपके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू लिम्फ सर्कुलेशन, लिम्फ वेसल के थ्रू, लिम्फ सर्कुलेशन के थ्रू आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी वो पहुंच जाता है, डिसिमिनेट हो जाता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, उसमें हम टाइनी स्पॉट्स, छोटा छोटा स्पॉट्स हमको दिखाई देंगे ऑर्गेन्स में। ओके, ऑर्गेन्स में जितना भी ब्रेन हो गया, आपका किडनी हो गया, छोटा छोटा ऑर्गेन्स, इवन बोन्स में भी आपका, इवन बोन्स में भी आपको छोटा छोटा आपको दाग दिखाई देगा। ओके, छोटा छोटा आपको दाग दिखाई देंगे। ओके, अब जो 5% ये है आपका 5%, ओके, 5% में होता है। और नेक्स्ट 5% जो है, ओके, तो 95% तो आपको लेटेंट में चला जाता है, ठीक है, जिसमें आपको सिम्टम दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा, लेकिन कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा, आपका 12 साल 10 साल 6 महीना कब भी हो सकता है। ओके, तो 5% आपका डिसिमिनेट हो जाता है और मिलियरी डिजीज कॉज कर सकता है ट्यूबरकुलोसिस। और जो 5% है वो आपका हो सकता है रीएक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन हो सकता है उसमें, रीएक्टिवेशन। ओके, वो 5 साल या 6 महीने के बाद आपको रीएक्टिवेट हो सकता है ड्यू टू सम ट्रिगर्स। ओके, और उस टाइप का जब रीएक्टिवेशन होता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सेकेंडरी टीबी। ओके, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। तो प्राइमरी इन्फेक्शन तो हो चुका है, हम लोग को पढ़ चुके हैं प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है। अब जब रीएक्टिवेशन होता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये जनरली होता है आपके उस टाइप के आदमी, उस टाइप के लोगों में जो कि आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, जैसे कि आपको HIV एड्स, मोस्टली HIV एड्स वाले पेशेंट में ये क्या होता है, रीएक्टिवेशन देखा गया है ज़्यादातर। एंड जो लोग कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हों, कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हों, तो उस केस में इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर होता है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो इस ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का रीएक्टिवेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एंड sometimes this reactivation is due to the new exposure also, second time exposure also. Okay, due to new exposure also. Due to new exposure. एंड जनरली HIV एड्स वाले पेशेंट और कैंसर कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में ये सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। ओके, नाउ अब हम लोग ने देख चुके हैं पैथोजेनेसिस, कैसे इन्फेक्शन होता है। अब एक बार इन्फेक्शन हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दो टाइप का सिम्टम जनरली होता है। आपका फर्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, बुखार, ओके, फीवर एंड चिल्स, ठंडा लगना, आपको आपके बदन पूरा कांपेगा, ठंडा लगेगा और बुखार होगा। नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आएगा आपका, रात में पसीना निकलेगा। वेट लॉस भी होगा आपका। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। ओके, दूसरा है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम। ओके, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम में आपका आ जाएगा जैसा कि आपका कफिंग। ओके, कफिंग एंड ब्लड इन दी कफ। ओके, ब्लड इन दी कफ, जिसे हम कहते हैं हीमोटाइसिस। ओके, हीमोटाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट होगा आपका चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगा।
चेस्ट पेन। और जो आपका स्पूटम रहेगा, ओके, उसमें आपका जो थूक रहेगा या आपका जो कफ रहेगा उसमें आपको खून भी दिखाई देगा। ओके, एंड ये जनरली आपका 3 सप्ताह से ज़्यादा रहेगा। ओके, जनरली मोर देन ये सिम्टम्स आपका 3 वीक से ज़्यादा आपका रहेगा। मोर देन 3 वीक, 3 वीक से ज़्यादा देर तक आपका ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस किस किस तरीके से किया जाता है। एक तो है आपका इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, एग्जाम्पल आपका मॉन्टेक्स टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट। दूसरा है आपका इंटरफेरॉन गामा रिलीज, ऐसे जिसको हम IGRA भी कहते हैं, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक है टीबी के लिए, स्पेसिफिक है टीबी के लिए, और ये ब्लड में देखा जाता है। इसका जो टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट से पता किया जाता है। और दूसरा है आपका कल्चर स्टेनिंग। ओके, कल्चर करके भी देख सकते हैं, आपका कल्चर एंड PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके भी आप इसका लैब में इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। कल्चर आपका फॉर जनरल नॉलेज जान ले, जनरली ये आपका कल्चर मीडिया जो होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ये आपका आता है लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया। ओके, तो ये हो गया आपका डायग्नोसिस। ओके ओके, सो अब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो जनरली हमारा 4 ड्रग यूज़ किया जाता है आपके ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए RIPE, राइट मीन्स पक जाना हिंदी में। ओके, तो R से आपका हो गया रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन, I से हो गया आपका आइसोनियाजिड, P से हो गया आपका पायरिजेनेमाइड, और इसे हो गया आपका इथाम्ब्यूटेल, इथाम्ब्यूटेल। ओके, तो ये आपका 4 ड्रग है, राइट। ओके, तो इसमें जनरली जो ट्रीटमेंट है ये आपका 2 भाग में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट 2 महीना जो होगा ये आपको चारों के चारों देना पड़ेगा, RIPE। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 महीना होगा उसमें आपको रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिन दिया जाएगा 4 महीना। ओके, टोटली ड्यूरेशन जो आपका होगा ये 6 महीना का होगा। ओके, so this is the common treatment for the tuberculosis infection। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में बहुत सारा रेजिस्टेंस आ गया है, तो कुछ कुछ ऐसा ट्यूबरकुलोसिस होता है जो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, XDR TB। ओके, XDR मीन्स एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस। ओके, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तो इस टाइप के केस में आपको स्पेशल ड्रग रेजिमेंट दिया जाता है, जो कि कंपोज होता है आपका प्रिटोमेनिड प्लस आपका बेडाक्विलिन प्लस लिनिजोलिड। ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस tuberculosis। So with this we have finished all the important aspects of tuberculosis। इसी के साथ हम tuberculosis के जितने भी important aspects थे वो हम ख़त्म कर चुके हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैंने स्पेशली पूरे हिंदी में कोशिश किया कि हिंदी में बनाऊं, ताकि हमारे भारत के जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उसको लाभ हो। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।